हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आप लोगों को, अपने दर्शकों को खबरों के पीछे की खबर और देश में जो कुछ हो रहा है वो नजदीक से समझने के लिए जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। हमारे एक वरिष्ठ और हमारे सरपरस्त हम कह सकते हैं, बहुत ही बड़े इंसान हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। बॉम्बे हाई कोर्ट से बिफोर टाइम रिटायर होकर के समाज सेवा कर रहे हैं और हम उनको बहुत ही हमारे दर्शक भी बहुत ही सुनना चाहते हैं और वो कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब से मुलाकात कराई जाए। आप अलग अलग इश्यूज पर माइनॉरिटीज को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को, सबको एक साथ लाने की बात करते हैं और अंबेडकरवाद और कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म के लिए काम करते हैं। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। जो आप ये बताइए कि देश में जो अर्थव्यवस्था है, खास तौर पर जो ये प्राइवेटाइजेशन का एक तरह से सैलाब आ रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रोटी खाने के लिए बर्तन बेचने की हालत आ गई है। क्या क्या कुछ है देश का? क्या किस तरह से ये जिस देश को इतने बी इंडियन बाय इंडियन के गांधी जी के नारे के साथ खड़ा किया गया था, वो अब बहुत ही कमजोर हालत में नजर आ रहा है। हर तरफ त्राही त्राही है, बेरोजगारी है और नए रोजगार नहीं मिल रहे। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है और इस हद तक भी कहा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर ने इस हद तक कहा है कि ये माइनस में जीडीपी जाने के चांसेस हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे परिदृश्य को? ऐसा कि पहली बात है कि हमें एक समझना चाहिए कि हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है, कुछ किसका राज है। कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो सभी इसको बोलते की पोजीशंस, ये हमारे आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी यानी मनुवादी और मनीवादियों के पास होती है। पोजीशंस तो वो रूल करते हैं इनडायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हो। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने से ये बहुत खतरनाक जमाना आया है। इसमें पहले क्या किया, उनका आइडियोलॉजी ऐसी है कि जब भारत पर राज करना है तो भारतीयों की कमर तोड़ करनी है, आर्थिक कमर तोड़ करनी है, सामाजिक कमर तोड़ करनी है, राजनीतिक कमर तोड़ करनी है। उनका कहना है कि तुमको सिर्फ 2 समय की रोटी, यही तुम्हारा विकास है, बाकी मालिक हम है, भारत के मालिक हम है और तुमको सिर्फ इतना अधिकार है। तो इसलिए तुम्हारा वोटिंग राइट, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स जो तुमको मिला है वो इसके लायक तुम नहीं है और वो आपको जरूरत नहीं। अभी अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की, पहली तो देश की है और दूसरी समाज की है। आप जो समाज की बात करेंगे तो मोदी ने क्या क्या कबूल किया था वो तो अभी वादे तो हमने दोहराने की जरूरत नहीं। आने के बाद मोदी ने एक एक बहाना किया कि मुझे ब्लैक मनी निकालना है, इसलिए मैं नोटबंदी कर रहा हूँ। नोटबंदी करने के पहले इन्होंने गोडाउन भरे नए नोटों के और बाद में नोटबंदी करी। तो रईस कौन हो गया? पॉलिटिशियन हो गए। और नोटबंदी करी, डिक्लेयर किया तो हमारे लोग लाइन में लग के सैकड़ों लोग मरे। जिसके पास 1000 रुपए थे, 2000 रुपए थे, वो भी लाइन में लगना पड़ा। तो पहले उन्होंने हमारे सबके खिस्से में हाथ डाला और हमको गरीब किया। उसके बाद जीएसटी लाई। आपको लोगों को लगता है कि जीएसटी व्यापारियों पर है, कैपिटलिस्ट पर है। गलत है। व्यापारी भी जीएसटी देता है तो अपने माल की कीमत से वसूल करता है, कोई भी देता है। अंबानी इनकम टैक्स भरता है तो अल्टीमेटली पैसे हमारे हैं, अंबानी के पास के नहीं है। जो भी पैसे भरते हैं, जो भी सरकार में तिजोरी जमा होती है, वो सब हमारे पैसे। ये हमारे एजुकेशन में भी नहीं है और हमारे लोगों को समझता भी नहीं। जो भी संपत्ति की निर्मित हम करते हैं, जो उनका कहना है कि ये पृथ्वी शेष के मत्थे पर है, वो नहीं है, वो हमारे श्रमिकों के हाथों पर है। जी। हम सब संपत्ति
तैयार करते हैं, निर्मित करते हैं। तो क्या हुआ कि जीएसटी आने के बाद सब महंगाई बढ़ी और सरकार के तिजोरी में पैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी को उनका टोटल फेल्योर है। नियोजन न करते हुए, अभ्यास न करते हुए नोटबंदी करी, जीएसटी करी और आखिर में लॉकडाउन किया। लॉकडाउन की भी एक बड़ी साजिश है। ये तीनों से क्या हो गया कि हम लोग सब भिखारी हो गए शॉर्टकट में। भिखारी कैसे हो गए? तो अभी देखो, आपने करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे और सभी प्रजातंत्र की संस्था सो रही थी। इससे को मैं रोता था कि हमारे इतने करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं, हमारे माँ बहने रास्ते पर डिलीवरी करके चल रहे हैं, ना उनको खाने को है ना उनको पीने को है। लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन के लिए सबको इंटीमेशन देनी थी कि हम लॉकडाउन करने वाले, 8 दिन में आप अपने गाँव जाओ, जहां जाना है जाओ, और हम ट्रेन का इनका सब इंतजाम। तो कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में गए तो बोले कि हमको क्या है, आपको मालूम नहीं कौन पैदल चल रहा है। जब हाईकोर्ट जजेस रोने लगे तो सुप्रीम कोर्ट जज को भी थोड़ी कुछ, जिसको अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा लगा कि ठीक है कुछ करना चाहिए। जब तक उन्होंने बोला सबको रेल से भेजो, तब तक वो सब गांव पहुंचे थे। और पहुंचे थे तो कोरोना लेके पहुंचे ना। कोरोना को जानबूझकर, कोरोना की जानकारी देश को मोदी ने 3 महीने नहीं दी। कैबिनेट में वो बोलते थे कोरोना बहुत महाभयंकर है। कब से बोलते थे? दिसंबर से। 19 नवंबर को कोरोना का बाधित मिला वहां युवान में, चाइना में। चाइना की हमारी जो आवाज आवे, जैसे हम दुकान में जाते यहाँ, वैसे चाइना को आते हमारे लोग। वो दिसंबर से कैबिनेट में चर्चा करता था मोदी कि आने वाला कोरोना भयंकर है। तो 25 मार्च तक क्या करता था? जनवरी थोड़ा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तो कोरोना फैलने दिया। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन से तो ये 4 ही बातें ध्यान में रखो, 4 बात। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, और उसके बाद हमारे गरीबों की हालत हुई। इससे क्या साबित हुआ कि तुम्हें सिर्फ 2 समय की रोटी, और अभी बोलते हैं हम 80 करोड़ लोगों को धान दे रहे हैं। मैंने इसके बारे में आपको आपके साथ बोला है। मुझे लगता है लॉकडाउन से निकालेंगे तो ध्यान देंगे ना। झूठ, सरासर झूठ बोलते हैं। चाइना के बारे में झूठ बोलते हैं, धान के बारे में झूठ बोलते हैं, कोरोना के बारे में झूठ बोलते हैं। टीवी पर बोलते हैं कि मैंने 1 करोड़ लोगों को कोरोना का इलाज किया। अरे 1 करोड़ तो दुनिया में नहीं हुए, तो तुम इलाज कैसे करेंगे? 5,000 कोटि लोगों, करोड़ लोगों को मैंने धान दिया। अरे क्या बोलते क्या है? तो कोई सवाल नहीं करता, इसलिए मोदी चल रहा है। अभी क्या होगा? सिर्फ जीएसटी नहीं तो इनकम नहीं। यदि सब फैक्ट्रियां बंद है तो हमारे लोगों को काम नहीं तो किसी में पैसे नहीं। फैक्ट्री में तैयार हुआ माल पड़ा है, कौन बेचे, कौन खरीदेगा? खरीदने को नहीं। तो -85-75% सेल भी माइनस हो गया है। इनपुट भी इतने बड़े पैमाने पे माइनस हो गया है, आउटपुट। तो लॉकडाउन करने से नुकसान किसका हुआ? उद्योगपति को नहीं हुआ, हमारा हुआ। लॉकडाउन करने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ना सैलरी देनी है, ना प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री बंद है। इसी हालत में सरकार को उत्पन्न भी नहीं मिल रहा है, इनकम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स नहीं। तो सरकार ने अभी हमको गुमराह करके, कोरोना का डर दिखा के सब देश बेचना शुरू किया है। मैं 2 बातों पर जिक्र करूंगा। पहले तो LIC। LIC जब स्थापन की वो 1957 में करी। बड़ा उदार हेतु था, उद्देश्य था, और वो बहुत अच्छा कामयाब भी हुआ था। LIC तो सब RSS के ताबे में है आज भी। LIC का 5,000 करोड़ से शुरू की LIC, जहां सिर्फ 168 एम्प्लॉई थे और 12 शाखा खोली थी उन्होंने। 5 जोन करके 12 शाखाएं खोली थी पहले। तो आज एम्प्लॉय कितने हैं? 1,11,000 करोड़ एम्प्लॉय है। और 5,000 से शुरू की LIC के आज 35 से 40 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो ये जो सब बैंक LIC में डिपॉजिट है, वो कहाँ रखेंगे? सब बैंक में रखते हैं।
बैंक में रखते थे तो जिसको लोन देना है देते हैं, क्योंकि उससे वो इंटरेस्ट आता है तो लोन देते हैं। तो ये LIC का लोन सभी प्राइवेट सेक्टर को देने को मजबूर किया। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस हरिश्चंद्र था, लेकिन ये इन्होंने चरम गांठा। इन्होंने के बाद प्राइवेट सेक्टर को लोन देने में, जैसे कि इतना लोन दिया है कि अभी वो लोगों के जो इंस्टॉलमेंट आते हैं वो देने को उनके पास पैसे नहीं। और ये 1 लाख करोड़ को ये LIC बेच रहे हैं। यानी तो 35 से 40 करोड़ का एसेट सिर्फ 1 लाख करोड़ में बेच रहे। 1 लाख करोड़ को बेच रहे। तो 1,11,000 करोड़ 1,11,000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? उसके ऊपर 11 लाख ये एजेंट्स है वो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सब पॉलिसी होल्डर का क्या होगा? उनको कोई लेन देन ही नहीं। तो ये तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 40 करोड़ की कोई चीज 1 करोड़ में किसी को देने का मतलब फ्री में देने की बात है। शेयर देंगे, उसको शेयर देंगे, मेजॉरिटी शेयर उसको देंगे और बोलेंगे वो सब आगे का काम आप करो, यानी इंस्टॉलमेंट जमा करना, बाकी सब बाकी। वो सब डिटेल बोलने से आपका इतना समय नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन इतनी हालत है LIC की। अभी हम जो बैंक का देखेंगे तो बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को किया। 14 बैंक थे, उनका विलीनीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया और उसमें 5,000 करोड़ डिपॉजिट दिए। उसमें से 3,500 करोड़ का लोन दिया। और जब तक 1991 तक ये सब लोन जो था 100% उसकी रिकवरी थी। तो मैं नहीं, ये 91 जो फ्रॉड आया लिबरलाइजेशन का, वो हमारे संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन तब तक राजनेताओं की संपत्ति भी लिमिटेड थी। आज दुनिया भर के राजनेताओं को जो हम हिसाब करेंगे, इवन अमेरिकन सीनेट, वो संसद मेंबर, उसका जो बैंक बैलेंस जब वो सत्ता पर आता है तो, और वो सत्ता से जाता है तब उसका वही बैंक बैलेंस होता है। चाइना का जो भी तुम सेवा करने को जाते हैं ना, जितना तुम सैलरी मिलती है उतनी बैंक में है। हमारे देश में 91 से जो शुरू हुआ तो पॉलिटिशियन की संपत्ति 350% बढ़ने लगी। और मोदी आने के बाद वो 500-600% बढ़ी। तो कांग्रेस के जमाने में 350% थी, यानी क्या बोलते हैं उसको आप हिंदी में, वृद्धि बढ़ी, जो बढ़ी है। इनकी संपत्ति की वृद्धि 350% हो गई 91 के बाद। और मोदी आने के बाद 500%, 500-600% हो गई। दूसरी बात, जो बैंकों का डिपॉजिट था वो 5,000 करोड़ से 138 लाख करोड़ हो गया। 138 लाख करोड़ हो गया। तो ये जो डिपॉजिट है इसमें से 101 लाख करोड़ लोन दिया। और राइट ऑफ करने के फिगर्स इतने बुरे हैं कि राइट ऑफ करने का जो फिगर है वो मनमोहन सिंह के जमाने में 12-13 में सिर्फ 1,345 करोड़ था, 13-14 में 3,200 कुछ करोड़ था। मोदी आने के बाद पहले ही साल 5,000 करोड़, दूसरे साल 8,000 करोड़, तीसरे साल 13,000 करोड़, चौथे साल 27,000 करोड़, पांचवें साल 46,000 करोड़ और बाद में 1,72,000 करोड़। अगर जो शुरू हुआ, जो सिलसिला शुरू हुआ लोन का राइट ऑफ करने का, लोन कर्ज माफी, टैक्स माफी में मोदी ने मुट्ठी भर लोगों को कम से कम 50 लाख करोड़ का मुनाफा दिया। इतना ही नहीं हुआ तो अभी इनकम नहीं ना, तो इनकम नहीं तो कैसे चलाएंगे देश? तो देश चलाने के लिए रिजर्व बैंक को खाया। एक तो भयंकर बातमी है, न्यूज है, एक ऑफिसर रिटायर हुआ रिजर्व बैंक से, वो बोलता है कि सत्ता पे बैठने वालों की इतनी नीयत अच्छी चाहिए
क्योंकि रिजर्व बैंक में कई गोल्ड अनअकाउंटेड होता है। हर बैंक में कई करोड़ रुपए अनअकाउंटेड होते हैं। जी जी। ये सब जो संस्था है आईबी, इनको देने के लिए ये सब अनअकाउंटेड पैसे का उपयोग किया जाता है। तो हाँ कितनी महत्व की पोजीशन है। वो हाँ बोलता है कि अभी कितना सोना गायब हुआ इसका हिसाब ही नहीं। हाँ। तो रिजर्व बैंक से तो पैसे तो लिए, जी जी। लेकिन जो एक विश्वास का, जो राज्यकर्ताओं के लिए विश्वास से वो करना चाहिए, उसको जी भी जी। हुआ। हाँ दूसरी बात, मैंने बोला पहले कि नोटबंदी के पहले इन्होंने लाखों करोड़ रुपए प्रिंट करके लाए और उसके गोडाउन का स्टिंग ऑपरेशन करके कपिल सिब्बल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, देश के एक प्रेस ने भी नहीं दिखाया। हाँ हाँ हाँ। मेरे पास वो वीडियो है। जी। वो हमारा स्टिंग ऑपरेशन वाला बोलता है ये क्या कमाल है। हम्म। वो एक दो रूम में ऐसा गया कि जिसको वहां जाने को इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने देखा। उसको तो स्टिंग ऑपरेशन के लिए गया था ना। और हाँ क्या हाँ है, तो बोलता है वो केयर टेकर बोलता है ये कमल की कमाल है। और हाँ अमित शाह का फोटो दिखाता है, हाँ। ये अमित शाह की कमाल। तो ये जो, इसका मतलब क्या होगा कि हम सब देश वाले भिखारी हो गए। हाँ। नोटबंदी के पहले इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी खरीदी करी। हम्म। बीजेपी ने हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी खरीद, जो भी उनके पास ब्लैक मनी थे उससे सब प्रॉपर्टी खरीदी करी। नोटबंदी के पहले पंजाब में भी भाजपा के लोगों ने नोटा दिखाए थे, गुजरात में भी दिखाए थे। तो इसका मतलब उनके पास पहले आए थे पैसे, हाँ नया नोटा। और हाँ 8 नवंबर को डिक्लेयर किया। उसके बाद कॉमन मैन सब भिखारी हो गए। हाँ उद्योगपति को कुछ तक नहीं, उनके बैग ट्रंक लोड पैसे, पुराने पैसे देना और नए पैसे देना, ये बैंक मैनेजर खुद उनके कंपनियों में जाके करता था। जी जी। उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई। और जो जिसको बोले हम बीजेपी के लोग हैं, उनको तो पहले मालूम था। हाँ। तो भिखारी कौन हो गए? तो सिर्फ जी जी। हम लोग हो गए। अभी जिनका बैंक डिपॉजिट है, जो जो मध्यम वर्ग मोदी को सपोर्ट कर रहा था, उनको थोड़े दिन में रोना पड़ेगा कि जब वो पैसे मांगेंगे ना। हम्म। अभी बैंक के पासबुक पे सिक्का है, आता है, छप्पा मार के आता है कि वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख रुपीज ऑफ यूएस। जी जी। वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कुछ नहीं है। अभी तो अभी उस पर भी डकैती होने वाली है, आपका कहना ये है? हो गई है, हो गई है, क्योंकि हाँ 1,38,000 करोड़ से 1,01,000 करोड़ तो दिए उन्होंने लोन में। सभी मोदी ने दिए, जो कांग्रेस के जमाने में दिए थे वो भी, वो बहुत, मैंने बोला ना राइट ऑफ फिगर हाँ। कैसी है मनमोहन सिंह की, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ है, इनकी लाखों करोड़ की राइट ऑफ है। जी जी। तो तो मुद्दा ऐसा है कि आज जस्टिस कोर्ट साहब, एक बात समझने की है कि एक तरफ नोटबंदी से भिखारी किया, जैसा आप बता रहे हैं, जीएसटी बगैर प्लान करके लगाया, वो भी जाहिर है आम लोगों की जेब से जा रहा है, वो बड़े लोगों की जेब से नहीं जा रहा। कीमत बढ़ जाती है हर सामान की जीएसटी की वजह से। इसके अलावा जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी बहुत बड़ा, एक तरह से बड़ी साजिश नजर आ रही है कि गरीब आदमी बिल्कुल गरीब हो गया, सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन अभी एक खबर आई है, अभी पिछले एक हफ्ते में, कि दुनिया के 5 सबसे बड़े पैसे वाले लोगों में अंबानी साहब का नाम भी 5 लोगों में आ गया, भारत का पहली बार टॉप 5 में। तो उस तरह के लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। उधर जीएसटी जिस तरह से हुई, जिस तरह से आपने स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया, तो वो कमरे भरे हुए नोट जो दिखाए गए थे, कपिल सिब्बल साहब ने दिखाए, तो जाहिर है वो पूरी पूरी कहानी तो नहीं थी, वो एक हिस्सा था उसका। तो आखिर आखिर देश किस तरफ जाएगा, क्या होगा? इस सब मुसीबत से बचने का कोई रास्ता है? क्या हो, अगर घर के बर्तन भी बिक जाएंगे तो कल खाना बनाने के लिए बर्तन भी नहीं बचेंगे, फिर क्या होगा? फिर कहां हाथ फैलाएंगे लोग? पहले सुनिए तुम। तो हाँ इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ ये हमारे देश के जो रूलर्स है, आर्यभट्ट ब्राह्मण, इनकी पुरानी साजिश है कि हाँ तुम पर राज करना है तो हर तरह से तुमको खत्म करना हाँ है। और तुमको सिर्फ एहसास दिलाना है कि 2 समय की रोटी यही तुम्हारा विकास है। ना हाँ आपको शिक्षा मिलेगी, ना आपको वोटिंग राइट मिलेगा। इस यहाँ तक हम आए अभी। हाँ अभी ये जो है कि हम
80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या राइस और 1 किलो ग्राम ये कौन सा हरभरा है, क्या ये डाल दे रहे हैं। हाँ इससे इससे तो क्या हो गया अभी। तो मैंने पहले बोला था आपको, मालूम नहीं आपको, मैंने हमेशा इंटरव्यू देता हूं तो रिपीट हो सकता है, लेकिन हाँ हिटलर जब राज करता था तो उसने संसद में एक तगड़ा मुर्गा लेके गया, मुर्गा, जी उसका एक एक पंख निकाला हाँ और वो चीख रहा था, सब पंख निकाले, उसको नीचे डाल दिया और एक एक दाना उसके सामने डालने लगा, तो वो मुर्गा दाने खाते खाते उसके पीछे चला। जी 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 ये राज करने की पद्धति है हुकुमशाह की, वही आ गई। यहाँ ये आ गया 5 किलो अनाज ले लो, और जी वो भी जी देते नहीं है। ठीक है, ऐसा धरो, ऐसा पकड़ो कि वो देते। तो अभी क्या हुआ, पहले बोलता हूँ, अभी अंबानी की जिक्र किया आपने। अंबानी अदानी यानी मुट्ठी भर उनके दोस्त पूंजीपति जो है, उनके पास अभी 500 से 600 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपने ये मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो सकती है जब 40 करोड़ की चीज 1 करोड़ में देंगे। मुझे तो बोलने दो। हाँ हाँ लेकिन अभी उनकी सब कंपनियां बंद है, क्योंकि कुछ नहीं ना, मार्केट में पैसा नहीं तो सब बंद है। तो कांग्रेस ने बोला था, और सर हम हर अर्थशास्त्री ने बोला, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे लोगों की ये हालत देख के मैं रोता हूँ। अर्थशास्त्री ने बोला था कि जब तक लोगों के खिस्से में पैसे नहीं जाएंगे तो बाजार का चक्कर शुरू नहीं होगा। हमारे गरीबों के खिस्से में भी 5,000, 6,000, 10,000 रुपए महीना दे दो, वो बाजार में जाएंगे, माल खरीदेंगे, तो कंपनियां शुरू होंगी। कंपनियां शुरू होगी तो रोजगार शुरू होगा, रोजगार शुरू होगा, पैसे घूमने लगेंगे। तो ये करते नहीं, इनको तो कुछ करना ही नहीं ना। इसलिए तो वो मैं बोलता हूँ, कोरोना भी लोगों से छिपाया 25 मार्च तक, और फिर लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करके क्या भाषण किया कि हम महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीते थे, अभी हम कोरोना 21 दिन में जीतेंगे। कितनी मूर्ख जैसी बात करते हैं, ये 21वीं सदी में बात करते हैं, और लोग सुनते हैं, लोग आते हैं बालकनी में तालियां ठालियां बजाते हैं। तो इनको क्या कहना, अभी लोग भी जिम्मेदार है ना, जो तालियां बजाते हैं वो अभी कोरोना से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद मोमबत्ती जलाई, उसके बाद एरोप्लेन से पुष्पवृष्टि करी। यानी क्या करता है, ये करता क्या है, तो ये हमको सबको मूर्ख बनाता है। और ये हम, दूसरी महत्व की बात ऐसी है कि अभी इकोनॉमी के लिए क्या करना है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो सब बेच रहे हैं। जो भी हमारे नवरत्न कंपनियां थी वो बेच रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको, वो बेलारी का कौन है, वो रेड्डी का कौन है, कोयले की खान उसके पास है। कोल इंडिया है, बर्खास्त किया। स्टील इंडिया है, बर्खास्त किया। राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बर्खास्त किया। जो भी हमारी प्रॉपर्टी देश की थी वो निजी हाथों में दी, और वो भी मिट्टी मोल भाव में दी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, रेड्डी जब हमारे कोयले के खान से 60,000 का कोयला निकलता है, 60,000 करोड़ का, तो बाजार में उसको 6 लाख करोड़ मिलते हैं। स्टील, हमारे पास इतना स्टील था कि हम वो 100 साल आगे हमारा स्टील की जरूरत पूरी कर सकता था, बेच रहे हैं। अरे गोवा में तो एक साइंटिस्ट बोलता है कि तुम जो स्टील ओर करके बेच रहे हैं वो तो गोल्ड ओर है, उसमें गोल्ड है, तो आप क्या बेच रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हमारी सभी कुदरती संपत्ति बेची गई है, ओएनजीसी जैसा पब्लिक सेक्टर, पेट्रोलियम जैसा पब्लिक सेक्टर जो हमेशा मुनाफा में था, बिजली हर स्टेट का बोर्ड है, बोलता है अभी सेंट्रल बोर्ड करना है, सब स्टेट बोर्ड डिसॉल्व करने। तो इनका जो वो आइडियोलॉजी की सभी पावर अपने मुट्ठी में ले रहा है। कोरोना में क्या किया, कुछ तो किया नहीं, पीएम केयर शुरू किया, पैसे जमा करने का अधिकार पीएम को, पैसे को कितने आए किसी को अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनता नहीं, हाईकोर्ट भी उसकी सुनते नहीं। तो पीएम के इंडिविजुअल नहीं है, पीएम इज हमारा माँ बाप है, देश का माँ बाप है, तो उसने जो उसके किस्से में वो बताना चाहिए, बिल्कुल। नहीं। तो हुआ क्या, अभी राज्यों को कोरोना का
कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया। तो उन्होंने सिर्फ वो आत्मनिर्भर का नारा लाया। जी जी आत्मनिर्भर का नारा इतना मूर्खता है कि तुम्हारे गैट करार है, तुम्हें इंटरनेशनल करार पहले हो गए हैं। 91 के बाद हमारा सब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में गई है, तो आत्मनिर्भर क्या करेंगे तुम अभी? कुछ जी नहीं कर सकते। जी तो इसका मतलब इतना है कि तुमको मरने पर छोड़ दिया। आत्मनिर्भर है, आपके पाँव पे खड़े रहो। आप कोरोना बाधित हो, आप ठीक स्वतः आपके आपके बलबूते पर ठीक होना। आपको 2 रोटी समय चाहिए, हम 5 किलो 6 महीने के लिए देंगे। ऐसा करके हम सभी देशवासियों को मजबूर मजबूर किया। जी उधर चाइना घुस के बैठा है तो बोलता है 1 इंच किसी ने नहीं ली। सब दुनिया बोलती है कि चाइना ने तुम्हारे दुनिया में तुम्हारे जमीन पर बंकर बनाए, चाइना आके बैठा है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात में आती है हर दिन, इतने आतंकवादी मारे। उसकी भी असलियत ऐसी है कि मेरे पास वीडियो है कि हमारे मुस्लिम बच्चों को ये उठाते हैं पुलिस और उनको आतंकवादी बनाते हैं, जी और फिर उनको मार डालते हैं। ये जी क्या तरीका क्या चल रहा है देश में? तो जी इसलिए मैं सभी को आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि आप कहीं के नहीं रहे, कोई भी हो, चंद चंद पूंजीवादी छोड़ के बाकी सबकी बर्बादी हो गई। जी यदि मोदी सिर्फ नए नोट छपके लोगों के डिपॉजिट वापस देगा, LIC के हफ्ते वापस देगा, तो तब हम सब उठना चाहिए कि हम जब हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो हमारे लिए क्यों नहीं पैसे दिए? जी हमने सजेशन दिया था कि जिनके ताबे में आपने 600 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी दी है, उनसे सिर्फ 2 रुपए 2% टैक्स ले लो प्रॉपर्टी पर, तो 10 लाख करोड़ हमको मिलेंगे कोरोना से फाइट करने के लिए। हमारी मंदिर होगी, मस्जिद होगा, चर्च होगा, उनको खंगालो, लाखों करोड़ रुपए ले लो। अरे चर्च में जाने के लिए या मंदिर पे जाने के लिए भक्त जिंदा चाहिए कि नहीं? मस्जिद में जाने के लिए भक्त जिंदा चाहिए कि नहीं? यदि उनको जिंदा रखेंगे तो मस्जिद चलेंगी, मस्जिद चलेगा, मंदिर चलेगा, तो उनके पैसे ले लो। तो मोदी को हमको मारना है, RSS को या मनुवादी लोगों को हम सब लोग को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। और ये कॉन्स्पिरेसी हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रही। जी तो जी हम सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर, अभी तो मैं इतने दिन बोलता था दलित, आदिवासी, मुस्लिम, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ कि सभी जाति धर्म के गरीब जिनके अभी डिपॉजिट गए हैं, जिनके LIC गई है, जिनको सबने साथ आके ये काम करना चाहिए। आज क्या होगा कि कोई भी अपोजिशन लीडर कोई बात ही नहीं करता। जी अकेला राहुल गांधी बोल रहा है तो उसको पप्पू कहते हैं। जी वो बहुत समझदार आदमी है। अभी नेहरू गांधी फैमिली के इतिहास बोलने का समय नहीं है, नहीं तो उन्होंने हमेशा सभी तबके का भले की सोचा है। नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी ने, जब अब्दुल कलाम ने लिखा है उनके चरित्र में लिखा है अब्दुल कलाम ने कि मैंने सोनिया गांधी को शपथ के लिए कागज तैयार करे थे, सोनिया ने नकारा और मनमोहन सिंह को PM किया। वो तो PM बन सकती थी, उसको तो चैलेंज नहीं था कोई। तो ये जो गांधी नेहरू फैमिली का अपप्रचार क्यों कर रहे हैं? तो इनको ये फैमिली खत्म हुए भी ना, उनको कुछ नहीं चलता। जी जी RSS वाले को कुछ वो कर नहीं सकते। तो सोनिया इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया, राजीव गांधी को मिसगाइड किया, नेहरू को मिसगाइड कर नहीं सकते, तो नेहरू ने जो करना था बहुत अच्छा किया है। तो मैं हम सब लोगों को आपके माध्यम से बोलता हूँ कि अभी कोई ऊपर से आएगा और हमारा कल्याण करेगा, बिल्कुल। ये प्रजातंत्र है, हमें इनके पास EVM है, इनको EVM से हटाना होगा। तो हम सब लोगों को रास्ते पर आना होगा और वो जी 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 संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से, जैसे हमारी मुस्लिम बहनें आए थी, वैसे हम सभी देश को रास्ते पर आना होगा। ये मानेंगे नहीं, ये EVM हटाएंगे नहीं। हमको EVM हटाने के लिए इनको मजबूर करना पड़ेगा और वोटिंग करके इनको सत्ता से बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने जो सॉल्यूशन बताया। अक्सर हमारे दर्शक यही बात कहते हैं कि EVM जब तक है तब तक ये नहीं हटेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल मैं समझता हूं हर इंसान इसको सही समझेगा, चूंकि आम हालात में बजाहिर हुकूमत बदलती नजर नहीं आती जब तक EVM है।
और पिछले इलेक्शन में जितनी कंप्लेंट्स हुई थी उस पर किसी पर इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। आप कुछ कहने वाले हैं? 300 लोकसभा सीट 300 लोकसभा सीट में वोटिंग हुआ, काउंटिंग हुआ, उसमें डिफरेंस था। इसके बाद ईवीएम के लिए इनको सब मदद करते हैं। मैंने बोला कि सभी जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो सभी मनुवादियों के, मनीवादियों के हाथ में है। मनीवादियों के हाथ में मीडिया है, मनुवादियों के हाथ में जुडिशरी है, बाकी सब है। तो ये सब मिलके ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। मैं खुद था उसमें पिटिशनर कि ईवीएम डिपेंडेबल नहीं है। बस उतना कब सफिशिएंट था पेपर बैलेट के लिए। ईवीएम डिपेंडेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो बात खत्म हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता। अभी चुनाव आयोग तो उनका गुलाम है। यही बात बड़ी तकलीफ देने वाली है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत सी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पेंडिंग छोड़ दी जाती हैं या नहीं सुनी जाती। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आप एक सेकंड, कपिल सिब्बल जैसा सीनियर लॉयर जो बोलता है कि हमें अभी कोर्ट में जाने का मकसद ही नहीं है। कोर्ट ना उनके पिछले रूलिंग फॉलो करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, ना हमें जस्टिस मिलने की उम्मीद है, तो हम कोर्ट में क्यों जाए? ये कौन बोल रहा है? कपिल सिब्बल बोल रहा है। बहुत बड़ी बात है और बड़ी तकलीफ की बात है। डेमोक्रेसी में जुडिशरी अगर इस लेवल तक पहुंच जाए और इतने बड़े वकील इन बातों को कहें, और आप खुद जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, आप यही बात कह रहे हैं, तो ये आम लोगों के लिए सोचने समझने के लिए, गौर करने के लिए बहुत अहम है। खास बात जो आपने कही कि हमें सभी को भिखारी बना दिया, और अब सब चीजें बेचने का सिलसिला है। बहुत से कर्ज माफी और टैक्स माफी अपने दोस्तों को किया है और सब कुछ बेचा जा रहा है। ये बहुत ही अहम बात आपने कही है। आने वाले दिनों में सिर्फ रोटी के लिए लड़ाई होने वाली है। जी 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 जी, ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल। तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि ये बहुत अहम बातें कही हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने। अच्छा काम कर रहे हैं, यदि आप नहीं होते तो हमारे कौन सुनता। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, हम तो एक छोटी सी कोशिश है, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हम और हमारे जैसे और जितने पत्रकार हैं उनको जरूर सपोर्ट करें और ऐसे बड़े लोगों की बातें लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।